अब आपके सामने है चैप्टर नंबर 7 का पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 1 में हमने देखा था कि किस तरीके से फ्रांस के पेरिस के सभी लोग सड़कों पर उतर आए थे चाकू और बंदूकें लेकर, और उन्होंने जेल पर, ब्रेस्टाइल जेल पर हमला कर दिया था, वहाँ के कुछ ऑफिसर को मार डाला था। तो अब शुरू करते हैं आगे। इस घटना के कुछ समय बाद जैक्वस 5 एक मजदूर मारे गए मार्किस वाले गांव में एक फाउंटेन के पास आराम कर रहा था। तभी दूसरा जैक्वस आकर उससे मिलता है। इन दोनों के बीच बातचीत होती है। वो मजदूर जैक्वस से पूछता है कि चीज़ें कैसी चल रही हैं, तो वो जवाब देता है कि बहुत बुरी। फिर से मजदूर पूछता है कि क्या आज डिनर होगा, तो जैक्वस जवाब देता है कि हाँ, आज रात का हल्का खाना होगा और ये फैशन में है। फिर से वो मजदूर पूछता है कि ये कब होने वाला है। जैक्वस जवाब देता है कि आज रात ही होगा। ठीक है। तो अब उस रात जैक्वस 5 यानी जैक्वस 5 और 200 यानी अभी तक जिन दो आदमियों के बीच बातचीत हो रही थी, ये दोनों मिलकर एक साथ खड़े हुए थे। अपने हाथों को अपने चेस्ट के साथ, अपनी छाती के साथ मोड़कर, बाजुओं को अपने साथ हाथी के साथ मोड़कर बड़े ही ध्यान से मार्किस के उस महल को जलकर जमीन पर गिरता हुआ देख रहे थे। उसी समय कोई इंसान घोड़े पर चढ़ा और पहाड़ी की तरफ बढ़ता जा रहा था। शायद वो किसी ऑफिसर्स की मदद लेने के लिए वहां जा रहा था, पर लेकिन इस समय किसी ने भी किसी को आदेश नहीं दिया। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला और एक दूसरे की तरह बिना किसी एक्सप्रेशन के वो उस फायर को, आग को जलता हुआ देख रहे थे। ये उस समय पूरी कंट्री में एक साधारण सा सीन था कि एक के बाद एक महल जलकर उस रात गिरते हुए दिखाई दे रहे थे, जो कि अगले दिन तक चलता रहा। सीन नंबर 2, इसमें अगस्त 1792 की बात हुई है। सभी फ्रांसीसी उच्च वर्ग के लोग अपनी जान बचाने के लिए दूर दूर फैल गए और छिप गए। उसी साल एक गर्म दोपहर को मिस्टर जार्विस लोरी अपने डेस्क पर बैठे हुए थे। चार्ल्स डाने उनके साथ खड़े उनसे धीमी आवाज़ में बात कर रहे थे। तो मिस्टर जार्विस लोरी चार्ल्स डाने से कहते हैं कि मुझे पेरिस जाना होगा। चार्ल्स डाने को थोड़ी चिंता हुई। उन्होंने कहा कि इस समय यात्रा करना, मौसम बहुत ख़राब है, यात्रा लंबी है और यात्रा ठीक से नहीं हो पाएगी, और साथ ही देश का संतुलन भी बिगड़ चुका है और शहर सुरक्षित नहीं है। मिस्टर जार्विस लोरी कहते हैं, माय डियर चार्ल्स, मुझे जाना होगा, और वैसे भी मुझ जैसे बूढ़े इंसान को कौन परेशान करना चाहेगा। और साथ ही अगर बात करें देश के संतुलन की, तो टेंसस बैंक को इस समय मुझ जैसे इंसान को वहाँ पर भेजना बहुत ज़रूरी है। मैं पेरिस को बहुत अच्छे से जानता हूँ और वहाँ उनकी लैंग्वेज भी बोल सकता हूँ। हमारे सभी कस्टमर्स हम पर निर्भर हैं। और अनिश्चित यात्रा की बात करें तो मैं टेंसस बैंक के खातिर कुछ समय के लिए इन परेशानियों से भी गुजर सकता हूँ। तो चार्ल्स डाने कहते हैं कि क्या आप आज रात ही यहाँ से निकलने वाले हैं। तो वो मिस्टर जार्विस लोरी कहती हैं कि हाँ, मैं साथ ही अपने साथ जेरी क्रंचर को ले जाना चाहता हूँ, जो कई सालों से हर रविवार की रात को मेरा बॉडीगार्ड रहा है। और वैसे भी कि फ्रांस में कोई उस पर शक नहीं करेगा, सब कोई यही सोचेगा कोई अंग्रेज है। बुलडॉग यहाँ पे बस वैसे ही कुछ वर्ड यूज़ हुआ है कि यहाँ पे ये कोई अंग्रेज है जो अपने मालिक की ध्यान रख रहा है। तो चार्ल्स डाने कहती है कि मैं आपकी वीरता और साहस की प्रशंसा करता हूँ। मिस्टर जार्विस लोरी कहती हैं कि नॉनसेंस, शायद जब मैं वापस आऊँ तो टेंसस बैंक से मुझे रिटायरमेंट का प्रपोजल मिल जाए। मैं उसको एक्सेप्ट करने के बाद बाकी की ज़िंदगी आराम से बिताऊंगा। तभी एक बैंक का रिप्रेजेंटेटिव एक लेटर लेकर आता है और मिस्टर जार्विस लोरी के डेस्क पर रख देता है। पूछता है कि क्या आप, मिस्टर जार्विस लोरी, क्या आपको इस इंसान के बारे में कुछ पता चला। चार्ल्स डाने उस लेटर को देखता है जिसमें वो लेटर उसी के बारे में था। वहाँ पर लिखा हुआ था उस लेटर पर, द मार्किस ऑफ एसटी एवरमोर। डॉक्टर मैनेट के सिवाय कोई भी इंसान चार्ल्स डाने के इस रियल नेम को नहीं जानता था। मतलब द मार्किस ऑफ एसटी एवरमोर चार्ल्स डाने का रियल नेम है। डॉक्टर मैनेट ने चार्ल्स डाने की शादी के दिन उससे ये वादा किया था कि वो इस नाम के बारे में किसी को नहीं बताएगा। मिस्टर लोरी उस रिसिप्ट को ध्यान से देखते हैं, उस लेटर को पढ़ते हैं और फिर कहती हैं कि नहीं, मैंने यहाँ पर हर किसी से पूछा, पर लेकिन कोई भी इस जेंटलमैन के बारे में नहीं जानता, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं चला। तभी मिस्टर जार्विस लोरी ध्यान देती हैं कि कुछ फ्रेंच जेंटलमैन वहीं पर टेंसस बैंक पर किसी बिजनेस के तौर पर आए हुए हैं।
वो उठे और शायद वो उनके पास पहुँचे कि शायद कोई इनमें से इस मिस्टीरियस मार्किस के बारे में कुछ जानता होगा। पर लेकिन जब उनसे बातें की तो उन्हें पता चला कि कोई भी इंसान इस रहस्य पर रोशनी नहीं डाल पाया, यानी किसी भी इंसान को इस मार्किस के बारे में कुछ पता नहीं। उसी पल मिस्टर स्टीवर, जो कि उन्हीं फ्रेंच कस्टमर के साथ वहीं पर खड़े हुए थे, उन्होंने लेटर में देखा कि ये किसके लिए लिखा है, और उन्होंने कहा कि क्या ये मारे गए मार्किस के भतीजे नहीं हैं। अपेरेंटली अभी लगभग कुछ ही समय पहले वो इंसान वहाँ से निकल आया था, अपनी सारी प्रॉपर्टी को उन भीड़ के बीच छोड़कर, बड़ा ही लापरवाह है। साथ ही वो अपने अंकल मार्किस की कई बातें नहीं मानता था, मतलब अपने अंकल का विरोध करता था, और साथ ही लोगों के बीच सहानुभूति रखता था। अब इनके बीच चार्ल्स डार्ने कुछ बोलना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मैं इस इंसान को जानता हूँ। स्टीवर हैरानी से उनकी तरफ देखते हैं कि क्या तुम उन्हें जानते हो? सॉरी, मैंने शायद गलत सुना क्या? तो चार्ल्स डार्ने पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो मिस्टर स्टीवर कहते हैं कि क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, तुम ये जानना चाहते हो कि मैं क्यों कह रही हूँ? तो चार्ल्स डार्ने फिर पूछते हैं, तो मिस्टर स्टीवर जवाब देते हैं कि मैं बस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने किसानों को बहुत कुछ दिया है, इसलिए मैं बस जानना चाहता हूँ कि वो कौन है। पर लेकिन चार्ल्स डार्ने अपनी सीक्रेट को रिवील नहीं करना चाहते थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए जल्द ही बातों को ख़त्म कर देते हैं और वहाँ से बातें ख़त्म मतलब जल्दी करके बातें ख़त्म कर देते हैं कि उनका सीक्रेट किसी को पता ना चल पाए। मिस्टर जार्विस लोरी कहते हैं कि मुझे तो लगता है मिस्टर स्टीवर, आप इस एसटी एवरमोड के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते, इनको ज़्यादा नहीं समझते। मिस्टर जार्विस लोरी चार्ल्स से कहती हैं कि अगर आप उनसे एसटी एवरमोड को जानते हो तो क्या तुम इस लेटर को उस इंसान तक पहुंचा दोगे? क्योंकि मिस्टर जार्विस के लोरी के पास अब ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि उन्हें जाना है। चार्ल्स एग्री हो जाते हैं, मान जाते हैं मिस्टर जार्विस लोरी की बात और लेटर को ले लेते हैं। जैसे ही चार्ल्स डार्ने बैंक से बाहर निकलता है, वो लेटर को ओपन कर मतलब फाड़ कर ओपन करता है और लेटर को पढ़ता है। तो लेटर में क्या लिखा था आगे पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ था डियर मोंसियर ली मार्किस, यानी चार्ल्स डार्ने को लेटर लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरी जो ज़िंदगी है वो ख़तरे में है, मेरा घर जो है जला दिया गया है। वो गुनाह जो कि जिसका इल्ज़ाम मेरे पर लगा है वो इसलिए लगा है क्योंकि मैंने आपके परिवार की मदद की है, कई सालों से आपकी मदद की और आपके बात मानी है। इस वजह से मेरे पर लोगों ने देशद्रोह का आरोप लगाया हुआ है। मैंने बहुत कोशिश की लोगों को समझाने की कि मैं सिर्फ आपके और आपके अंकल के आदेशों का पालन कर रहा था। मैंने लोगों से कोई टैक्स कलेक्ट नहीं किया, कोई रेंट नहीं लिया, और जो भी रेंट मनी पास आया था वो पहले ही मैं भुगतान कर चुका हूँ, उनको वापस दे चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बताते हैं कि इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करें। मैंने अपनी जीवन में माय डियर सर मैंने अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालकर आपको इस देश से बाहर निकाला था, आपकी मदद की थी और मैं आपके लिए सच्चा रहा था। मोंसियर ली मार्किस, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरे लिए सच्चे रहे और मेरी मदद करे। योर सर्वेंट गैबिली। जैसे ही चार्ल्स डार्ने उस लेटर को पढ़ लेते हैं, वो समझ जाती हैं कि अब उन्हें पेरिस जाना होगा, पर लेकिन वो इस बारे में किसी को बताना नहीं चाहते। हालांकि उन्हें उस बेचारे गैबिली को भी ये बताना होगा कि वो आने वाला है। तो वो इसलिए चार्ल्स डार्ने क्या करता है कि वापस बैंक में जाता है मिस्टर लोरी को देखने के लिए कि क्या मिस्टर जार्विस लोरी जा चुके हैं। वहाँ पर मिस्टर जार्विस लोरी पहले से ही थे, वो अभी गए नहीं थे। तो उनसे वो कहते हैं कि मैंने वो लेटर डिलीवर कर दिया था। मिस्टर जार्विस लोरी कहते हैं वेल डन डियर चार्ल्स। चार्ल्स डार्ने कहता है कि क्या आप उस सेंडर को बोलकर एसटी एवरमोड का संदेश दे सकते हो? मिस्टर जार्विस लोरी कहते हैं इच्छा से ज़रूर, अगर कोई ख़तरा ना हो मैं देखता हूँ। तो चार्ल्स डार्ने कहते हैं कि उस इंसान का नाम है गैबिली, जिसको संदेश पहुँचाना है। वो एबी जेल का एक कैदी है। मिस्टर जार्विस लोरी थोड़े कंफ्यूज हो जाती हैं ये बात सुनने के बाद। मिस्टर जार्विस लोरी पूछते हैं कि मुझे उसे क्या कहना है। वो कहता है कि उनसे कहना कि मार्किस अपने
रास्ते में है, मतलब वो आ रहे हैं। फिर मिस्टर जार्विस लोरी पूछते हैं कि तो मार्किस वहाँ पर कब तक पहुँचेंगे। चार्ल्स डार्नी कहता है कि वो कल शाम ही यहाँ से निकल जाएंगे। उस रात चार्ल्स ने 2 लेटर लिखे, एक अपनी वाइफ के लिए कि क्यों वो पेरिस जा रहे हैं, और दूसरा डॉक्टर मैनेट के लिए, ये कहने के लिए कि उनकी एब्सेंस में वो उनके परिवार का ध्यान रखे। जिस दिन चार्ल्स डार्नी को निकलना था वो दिन उनके लिए बहुत ज़्यादा कठिन था। अपने हस्बैंड के उसके प्लान्स को ना जानने पर, मतलब जो लूसी मैनेट थी उसको अपने हस्बैंड का प्लान नहीं पता था और वो उस दिन बहुत खुश थी। लेकिन जो चार्ल्स डार्नी है उसे अपनी प्रेम भाव को, ठीक है कहाँ गया, एक मिनट, हाँ, तो चार्ल्स डार्नी को अपनी प्रेम भावना को रोकते हुए अपने मिशन पर लगना था और उसकी ड्यूटी थी कि वो गैबिली तक पहुँचे। ठीक है, तो आधी रात के समय चार्ल्स डार्नी ने उस लेटर को सोहो होम में एक टेबल पर रख दिया, मतलब टेबल पर छोड़ दिया, और चुपचाप दरवाज़ा बंद किया और धीरे से एक अस्तबल में पहुंचा, जहां से उसने एक घोड़ा लिया। उस पर सवार होकर वो डोवर के लिए निकल चुका। यात्रा उसकी शुरू हो चुकी थी, चार्ल्स डार्नी की यात्रा शुरू हो चुकी थी, और उसने कोशिश की कि उसमें के ध्यान से ये निकल जाए कि अब वो फिर से अपनी वाइफ और डॉटर को शायद फिर कभी नहीं देख पाएगा। ठीक है, तो हमारी वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। तो चैप्टर नंबर 8 भी जल्द ही अपलोड होगा। वीडियो कैसी लगी है इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बाकी के चैप्टर्स के लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।